सूरत हाल में अशरफ शाद का आदाब। हम सूरत हाल में गुफ्तगू करते हैं ज़्यादातर जो सियासी मामलात हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान कम्युनिटी है जिनमें की अक्सरियत हमारी इस प्रोग्राम को देखने वाली है, उनको दिलचस्पी होती है, वो जानना चाहते हैं, तशवीश में रहते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आज मैं आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ तारीख़ में मैं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में हम तारीख़ से कोई सबक नहीं लेते और ना ही बल्कि हम तारीख़ हमने पढ़नी भी छोड़ दी है। हम तारीख़ से देखिए, बल्कि मैंने कहीं लिखा भी था कि तारीख़ का सबसे बड़ा सबक ये है कि तारीख़ से कोई सबक नहीं लेता। और पाकिस्तान की हद तक तो ये बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान की तारीख़ 70 साल की पूरी तारीख़ आप देखते रहिए, हर चीज़ बार बार वही रिपीट होती है, बार बार वही रिपीट होती है। तो मेरी एक किताब है, सियासतें क्या क्या, ये पुरानी किताब है, ये अब तो शायद ये मिलनी भी मुश्किल है, ये बिल्कुल आउट ऑफ प्रिंट हुई है। 2013 में ये मेरी किताब छपी थी। अच्छा, ये किताब जो है, इसकी ख़ास बात क्या है, इसमें कोई मेरे फरमुदात नहीं है, मेरे कोई इसमें मेरी ओपिनियंस या मेरी कोई तकरीरें इसमें शामिल नहीं है। ये है मेरे कैरियर में, सहाफ़ती कैरियर के दौरान जो मैंने इंटरव्यूज़ किए थे, जो पाकिस्तान के बड़े रहनुमाओं के, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में जिनका ये उनके इंटरव्यूज़ का कलेक्शन है, उनके इंटरव्यूज़ का। ये मेरी सहाफ़ती, अब तो मैं सहाफ़ी नहीं रहा, मैं तो अब नहीं कहता सहाफ़ी अपने आप को, कि सहाफ़त, अगर आप सहाफ़त बतौर पेशा आपने इख्तियार की है और आप उस पेशे में आप एक्टिव हैं तो आप सहाफ़ी हैं। जब आप रिटायर हो गए तो मैं तो एज ए सहाफ़ी रिटायर हो चुका हूँ, तो मैं इसलिए अपने आप को सहाफ़ी, लेकिन मेरे सहाफ़त के ज़माने की मेरे के जो काम है वो आज भी हैं। तो ये इंटरव्यूज़ जो है, मैंने मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ इदारों के साथ काम करते हुए, जब मैं पाकिस्तान में मशरक़ के साथ काम करता था, उसके बाद मैं जब कुवैत के अरब टाइम्स का मैं एडिटर था, उसके उर्दू पेजेस का, उसकी में, उसके बाद फिर जब मैं SBS रेडियो की उर्दू सर्विस का हेड था, उसकी हैसियत से। तो मेरे इंटरव्यू से ये, इसलिए इनकी अहमियत ये नहीं है कि ये इंटरव्यू मैंने लिए हैं, ठीक है, आप सहाफ़ी, आप सहाफ़त करते हैं तो इंटरव्यू लेते ही हैं, इस पूरी अपने सहाफ़ती कैरियर के दौरान बेशुमार लोग इंटरव्यू। लेकिन ये जो इसमें मसलन इंटरव्यू हैं जनरल ज़िया-उल हक़ का, जो हम पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत ही अहम, इसमें इंटरव्यू है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, एक और पाकिस्तानी तारीख़ का एक बहुत ही अहम किरदार। इसमें इंटरव्यू हैं, 2 इंटरव्यू हैं इमरान ख़ान के। इमरान ख़ान जो कि आज भी वो माजी का नहीं, आज का हिस्सा है। ये दोनों रहनुमा जो थे, ये तो रहे भी नहीं इस दुनिया में, लेकिन इमरान ख़ान आज वज़ीर आज़म भी हैं, उनका इंटरव्यू भी है। उसके अलावा काफ़ी और अहम इंटरव्यूज़ हैं। अताउल्लाह मैंगल का इंटरव्यू है इसमें जनरल मिर्ज़ा असलम बेग का इंटरव्यू है। कई इंटरव्यू इसमें ऐसे हैं जो कि मैं चाहता था, लेकिन मेरे पास उनका रिकॉर्ड नहीं है। बड़े अहम, मुझे मतलब ये मेरे लिए, मेरे कैरियर के हिसाब से अहम इंटरव्यूज़ थे। मसलन मैंने ईदी अमीन, युगांडा के सदर, एक ज़माने में, अगर दोस्तों को कुछ याद हो, जो हमारे पुराने दोस्त हैं उनको याद होगा कि एक ज़माने में युगांडा के सदर ईदी अमीन का एक बहुत चर्चा था, दुनिया भर में चर्चा था उनका। और बाद में उनको जो है वो अफ्रीका के मुल्कों में जिस तरह उस ज़माने में होता था, इनकलाबात आते रहते थे, तो वो फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी सऊदी अरब में गुजारी। जब जिला वतन होने के बाद वहीं उनका इंतकाल। उनका इंटरव्यू मैंने किया था। उनका इंटरव्यू मैंने कराची एयरपोर्ट रात के 2 बजे, जब वो उनका जहाज़ उतरा था, तो मैं एयरपोर्ट पे था, मैं था और एक PTV का एक रिपोर्टर था, हम 2 आदमियों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था वो। ये 1973 की बात है। इसी तरह एक इंटरव्यू, बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू मेरा था, जो कि इंडोनेशिया के नायब सदर थे उस ज़माने में, आदम, वो आए हुए थे एक
दौरे पर, तो वो एक फ़िल्म देखने, उनको कोई फ़िल्म लगी हुई थी कराची में रात को, वो खामोशी से, वो उनके जो सफारती लोग थे, तो वो उस सिनेमा के बैमिनो सिनेमा के मालिक मेरे भाई थे, दोस्त थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई देखो ये जो आदम मलिक आ रहे हैं यहाँ पर फिल्म सिनेमा देखने, अगर तुम चाहो तो। उन्होंने उनके साथ की सीटें जो है वो हमारे लिए रिज़र्व कर दी। तो हमने फ़िल्म देखी, हम चले गए खामोशी से, तारीकी थी, फिल्म हो रही थी, उसके साथ बैठ गए, बराबर में आदम मलिक साहब थे। उसके बाद जब इंटरवल हुआ तो फिर हमने, हमारा फोटोग्राफर भी मौजूद था, हमने उसको इंटरव्यू किया और उनसे बात की। बड़ी अच्छी बात, बड़ा अच्छा इंटरव्यू था वो। खैर ये इनके रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये जो इंटरव्यू है, 2-3 इंटरव्यू, अच्छा ये भी इसलिए अहम है कि इनमें जो बातें हुई वो तारीख़ का एक अजीब गरीब हिस्सा है, जो कि आपको, मसलन ज़िया-उल हक़ साहब का इंटरव्यू। ज़िया-उल हक़ साहब का जब मैंने इंटरव्यू किया तो मैं, बड़ी उनकी मेहरबानी थी, हालांकि मैं उनका मातूब रहा था, मैं जेल में भी रहा था, मैंने उनके ख़िलाफ़ मैंने बहुत लिखा था। जब मैं पाकिस्तान में सहाफ़त करता था, मेरा जो अखबार था, रिसाला था, बंद भी हुआ उसी वजह से मैं बेवतन भी हुआ, कह लीजिए कि मैं ख़ुद साख्ता जलावतनी इख्तियार की, मैंने पाकिस्तान छोड़ के चला गया 1980 में। तो लेकिन उसके बावजूद एक सहाफ़ी की सबसे अहम चीज़ होती है उसके राब्ते, उसके कॉन्टेक्ट्स। फिर मैं कुवैत के अरब टाइम्स का एडिटर था, उस वजह से भी मुझे उन्होंने बाकायदा, मैं उनका मेहमान हुआ इस्लामाबाद में, बाकायदा उन्होंने मेरी मेहमानदारी की, बड़ा शानदार इंटरव्यू दिया उन्होंने। देखिए उसकी तस्वीर भी शायद ये एक पुरानी बहुत एक तस्वीर इस किताब में शामिल भी है उनके इस इंटरव्यू की। तो वो इंटरव्यू की दिलचस्प बात ये थी, जिसको मैं तारीख़ का हिस्सा इसलिए भी मैं इन इंटरव्यूज़ को कहता हूँ कि उस ज़माने में जुनेजो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, ज़िया-उल हक़ साहब के ज़माने में। तो मैंने, कुछ ख़बरें थी कि भी शायद कुछ हुकूमत इख्तिलाफ, तो मैंने ज़िया-उल हक़ साहब से पूछा कि भाई क्या आप अपने वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से मुतमईन हैं क्या? वो उन्होंने सीने पर बाकायदा, जो उनकी आदत थी, यूँ हाथ रख कर, और जनाब उन्होंने बड़े एतमाद से कहा कि पूरा उन्हें अपने वज़ीर आज़म पर एतमाद है, वो जब चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे, इलेक्शन कराना, ना कराना, करना, पूरा उन्होंने एक बहुत ही उनके हक़ में, जो कि इसमें अच्छा ये भी बता दूँ, ये इंटरव्यूज़ जो हैं, सब इंटरव्यूज़ जो है रिकॉर्डेड है, यानी ये कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि वो मर गए कि कोई तरदीद कर देगा, ये रिकॉर्डेड है। बेनज़ीर भुट्टो का इंटरव्यू भी रिकॉर्डेड है, इनका इंटरव्यू भी रिकॉर्डेड है, और इमरान खान के इंटरव्यू जो SBS के ज़माने के हैं, तो ज़ाहिर है कि वो SBS की आर्काइव्स में मौजूद होंगे वो। तो ज़िया-उल हक़ साहब ने कहा, खैर वो इंटरव्यू में और बहुत सी बातें थी, अफ़गानिस्तान का मामला था, वो तो ख़त्म हुआ। इंटरव्यू करने के बाद वो मैंने लिखा नहीं था फ़ौरी तौर पर, मैं इस्लामाबाद से मैं चला गया पेशावर। मैं उस वक्त, अफ़गानिस्तान का मामला बहुत गर्म था, रूसी फ़ौजें वहाँ थीं, जनरल नजीब वहाँ के जो है वो आयरन मैन थे, अफ़गानिस्तान के सदर थे। तो मैं उनका इंटरव्यू मैं चाह रहा था करना, तो मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप ठीक है पेशावर जाइए। उस ज़माने में कोई हवाई रास्ता जो है वो बंद था, तो लेकिन कभी कभी ये मिलिट्री प्लेन्स आते थे। कहा कि आपको हम, जब वहाँ से इजाज़त मिल गई तो हम मिलिट्री प्लेन आएगा, वो आपको ले जाएगा पेशावर में हमें। तो मैं पेशावर जाकर वहाँ इंटरकॉम में ठहर गया कि भाई वो मुझे, उनको पता बता दिया कि यहाँ हूँ मैं, यहाँ से ले लें मुझे। मैं वहाँ ठहरा हुआ था कि मुझे किसी दोस्त ने फ़ोन किया कि भाई यार टेलीविज़न खोलकर देखिए। तो मैंने देखा तो ज़िया-उल हक़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, जिसमें उन्होंने जुनेजो को माज़ूल कर दिया था, उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी थी, तोड़ दी थी। अब ये उस इंटरव्यू से सिर्फ 1 हफ़्ते बाद हुआ, जिसमें कि उन्होंने पूरा एक जुनेजो साहब, तो मैंने जब इंटरव्यू लिखा, उसको इंटरव्यू में लिखा है, उसका शुरू उसको इसी तरह किया था, जो कि छपा, अंग्रेज़ी में भी छपा, अरब टाइम्स में, और उर्दू में भी छपा, कि जनरल ज़िया-उल हक़ ने अपने वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करने के सिर्फ़ 1 हफ़्ते बाद अपने वज़ीर आज़म की हुकूमत तोड़ दी। और ये, अच्छा ये फिर इंटरव्यू, क्योंकि मुख्तलिफ़ एजेंसियाँ, जो न्यूज़ एजेंसियाँ जो होती हैं, ख़बर रसाई एजेंसियाँ, उन्होंने इसको पिक किया, और उन्होंने तो दुनिया भर में फिर ये छपा। तो फिर ज़ाहिर है नाराज़ हुए कि भाई उनका एक जो इंटरव्यू था
उसका पूरा एंगल ही जो है वो बदल गया और एक नेगेटिव। तो ये एक ज़िया-उल-हक़ साहब का कि एक सिर्फ एक बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए कि कितना एक हमारे जो सियासतदान और हमारे जो लीडर्स थे वो उनके कौल में और फ़ेल में क्या तज़ादात थे। इसी तरह उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त हुकूमत में नहीं आई थी, ये 1988 की बात है। बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त और उसी के कुछ अरसे बाद वो फिर आई। उसके बाद अगस्त में ये मई ज़िया-उल-हक़ साहब का भी इंटरव्यू, मई का इंटरव्यू था, अगस्त में उनका जहाज़ का क्रैश हुआ और उसके बाद ये शायद नवंबर में या दिसंबर में बेनज़ीर भुट्टो पावर में आ गई थी। तो उससे पहले की बात है जब वो हस्ब इख्तिलाफ़ में थी, मैंने उनका जब ये जो इंटरव्यू किया तो हस्ब इख्तिलाफ़ की रहनुमा की हैसियत से उनका ये इंटरव्यू था। अच्छा उस इंटरव्यू में अच्छा एक तो मुझे बड़ी उसमें ज़ाती तौर पर मुझे एक कि वो मैं उनकी तस्वीर नहीं हो सकी। फ़ोटोग्राफ़र भी जो लेकर गया था तो वो उन्हीं का फ़ोटोग्राफ़र भी था। उन्होंने कहा भी जाए तो उनके लिए कि देखो मेरे यहाँ गाल पे कोई उनके कुछ मस्सा निकला हुआ था उस ज़माने में, कुछ पिंपल्स आए हुए थे। कल के नहीं मेरी तस्वीर मतलब ख़राब आएगी, ये भी मेरे ये पिंपल्स निकले हुए हैं, तो वो तस्वीर नहीं बनी उनकी। तो इंटरव्यू जो है उसमें उन्होंने जो एक असल सिर्फ एक बात, बहुत सी बातें वो छोड़कर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अब उसकी ज़रूरत नहीं रही, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अच्छा ये पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम एक ऐसा कॉर्नर स्टोन रहा है पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का। इसमें उन्होंने और बेनज़ीर भुट्टो के जो वालिद साहब हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, एक बहुत बड़े लीडर थे पाकिस्तान के, वो कहलाए जाते हैं, उन्होंने उन्होंने शुरू किया था एटमी प्रोग्राम, शुरू ही उन्होंने किया था। अब्दुल क़दीर ख़ान को वही लेकर आए थे उनके साथ। तो और महज बेनज़ीर भुट्टो ने अच्छा और अमेरिका ज़ाहिर है सबको मालूम है कि अमेरिका इस के ख़िलाफ़ था बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के, उसकी जो भी वजूहात थी। और इसी वजह से कहा यह भी जाता है कि भुट्टो साहब को फांसी लगने की एक बड़ी वजह यही थी कि अमेरिका का उसमें यही कि अमेरिका का इंटरेस्ट यही था कि ये भुट्टो अगर रहे तो फिर पाकिस्तानी के एटमी। उसके बाद तो खैर सभी ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से सब क्रेडिट लिया है। तो लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने जो कि अहम रहनुमा थी, उन्होंने कहा कि भाई, और उसकी वजह क्या थी कि भाई एक कहा ही जाता था कि जब तक अमेरिका की आशीर्वाद आपको नहीं है, उनका हाथ सर पर नहीं है, आपको हुकूमत नहीं मिल सकती, आप पावर में नहीं आ सकते। तो एक तरह से ये उस ज़माने में जो बेनज़ीर का जो स्टैंड था उसकी वजह यही थी कि भाई अमेरिका को कम से कम ये खुश किया जाए और ये कम से कम इत्मीनान दिलाया जाए कि उन्हें अगर ये पावर में आ गई तो उन्हें अमेरिका को इससे कोई ख़तरा नहीं होगा और वो एटमी प्रोग्राम भी ख़त्म। तो एक तो ये बेनज़ीर का इंटरव्यू था। उसके बाद इमरान ख़ान के मैंने 2 इंटरव्यू किए। एक दफ़ा तो इमरान ख़ान यहाँ आए, वो 2 घंटे मेरा 1-to-1 उनके साथ रेडियो पे इंटरव्यू रहा। उसमें हमने रेडियोथॉन भी किया था और उनकी शौकत खानम अस्पताल ज़ुबान में बन रहा था, उसके लिए हमने फंड रेजिंग भी की थी यहाँ पर। तो वो 2 घंटे तक उसमें उनसे गुफ्तगू रही थी बिल्कुल 1-to-1, और जो कि लाइव गा रही थी। ये तो खैर उसमें बहुत सी बातें थी और वो मुझे उनका एक जुमला मैं कहीं नहीं भूलता। मैं वो इंटरव्यू में नहीं था, वो साथ उनके मैं कॉरिडोर में चलते हुए मैं उनसे बात कर रहा था। जावेद मियादाद के उस ज़माने में कुछ उनसे इख्तलाफात चल रहे थे, तो मैंने पूछा उनसे जावेद मियादाद, कहने लगे जावेद मियादाद का मक्खी के बराबर का दिमाग है, मक्खी के बराबर का। बड़े एम्फेसाइज में उनका जुमला भूलता नहीं। वो उसकी वजह ये थी कि जावेद मियादाद ने उनके ख़िलाफ़ बयान दिए थे, तो शौकत खानम की जो फंड रेजिंग की जो उनकी मुहिम थी उसमें ज़ाहिर है जावेद मियादाद की बड़ी फॉलोइंग थी, तो वो बहुत नाराज़ थे उस वक्त। एनीवे, लेकिन जो असल इंटरव्यू उनका उसके बाद मैंने किया वो रेडियो पर SBS के लिए किया था। वो उनका किया था जब ये ख़बरें एकदम हुई थी कि साहब इमरान ख़ान सियासत में आ रहे हैं और वो सियासत में आएंगे अपनी को पार्टी बनाएंगे या कहीं शामिल होंगे। तो ये मैंने उस पर इंटरव्यू किया था उनका, उनसे पूछा था। उन्होंने, बल्कि वो नाराज़ हो गए इस इंटरव्यू में इस सवाल पर कि क्या आप सियासत में आने का इरादा रखते हैं। इस सवाल पर बाकायदा उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं समझते कि हर आदमी जो है वो वज़ीर आज़म बनना नहीं चाहता। मुझे वज़ीर आज़म बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा सियासत मेरा एक काम। बिल्कुल उन्होंने, अच्छा उसके सिर्फ मेरा ख्याल है साल भर के अंदर वो सियासत में आ गए, अपनी
पार्टी बनाई उन्होंने और आज वज़ीर आज़म भी है आज। ये उनका ये जो एक क्लिप था उनके इंटरव्यू का, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप क्यों नहीं समझते कि हर आदमी वज़ीर आज़म बनना नहीं चाहता। ये मैंने जब वो सियासत में आए हैं तो SBS पर मैंने कई बार उसको रिपीट ये क्लिप चलाया उनका कि साहब ये देखिए, जब ये सियासत उन्होंने शुरू की। तो ये सब तारीख़ी ये सब मैं बताने का मकसद ये है कि हमारे जो रहनुमा है ना, उनमें एक बुनियादी तौर पर सबकी सियासत पावर पॉलिटिक्स होती है ना। तो वो जो कहते, इसी तरह अताउल्ला मैंगल का, जो कि बलूचिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है सियासी हवाले से भी, और सरदार भी हैं वहाँ के। तो मैं लंदन गया था, मैंने लंदन में उन्हें इंटरव्यू किया था उनके घर में। वो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा, इसमें मौजूद है वो, उसके भी शायद कहीं रिकॉर्डिंग होगी, कि उन्होंने कहा कि साहब हमसे मुराद है बलूचिस्तान तो इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि हमारी लॉटरी किसके डिब्बे से निकलेगी। लॉटरी से मुराद थी बलूचिस्तान की आज़ादी, क्योंकि वो उस वक्त पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल तायब होकर लंदन में बैठे थे और उनका था कि भाई ये नौजवान लोग हैं। तो उनका कहा था कि कहना था कि नौजवान अब कुछ सुनने को तैयार नहीं है और हम भी अब इस इंतज़ार में हैं कि लॉटरी किससे मुराद है, रूस के डिब्बे से निकलेगी, अमेरिका के डिब्बे से निकलेगी, किसके डिब्बे से निकलेगी, ये बिल्कुल उनका। लेकिन उसके बाद मैंगल साहब वापस भी आए, उनके बेटे वज़ीर आला भी बने बलूचिस्तान के, आज भी वो पाकिस्तान की सियासत में है, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए। तो ये सब जो चीज़ें बातें, अब्दुल सत्तार एधी का मैं सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ था वो अब्दुल सत्तार एधी के इंटरव्यू से हुआ था। वो आए थे यहाँ पर, मेरे साथ रहे, वो इतना एक कपड़े का एक थैला लटकाए हुए। उनकी एक बात मैं बस आखिर में बताऊं कि उन्होंने कहा, बात पाकिस्तान की बात हो रही थी, कहने लगे देखिए पाकिस्तान का मसला ये है कि अगर अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों की फ़ौज पाकिस्तान भेज दे तो वो भी नाकाम होकर चली जाएगी, वापस पाकिस्तान के मसले हल नहीं कर सकेगी। ये अब्दुल सत्तार एधी का ये भी रेडियो पे नश्र हुआ इंटरव्यू है। तो ये इंटरव्यू में सिर्फ इसलिए मैं बताने का सिर्फ मकसद ये था कि पाकिस्तान की सियासत में जो पाकिस्तान के इनसे बड़े कायदीन, इनसे बड़ी तारीख़ साज पाकिस्तान के, जिनका मैंने नाम लिया, लोग नहीं थे, कि उनके जो वो कहते हैं और जो वो करते हैं उनमें हमेशा एक बड़ा फ़र्क होता है। शुक्रिया।